हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ मीन्स टू से भारत का जो अफवाह तंत्र है, नदियाँ किस तरह से फैली हुई है और कहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम भारत की नदियों में पढ़ेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। ठीक है, गंगा नदी आपकी देशी नदी है जो कि आपके हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी विदेशी नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो लंबाई के रेस्पेक्ट में हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है। सेकंड बात करें तो गंगा नदी, थर्ड आपकी गोदावरी नदी और फोर्थ आपकी नर्मदा नदी, जो कि आप स्क्रीन पर अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, सारे के सारे नोट्स को आप राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं। तो चिनाब नदी आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी जहाँ पर डॉटेड है। तो चिनाब नदी पर आपका दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट और बगलिहार पावर प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर चल रहा है। तो आपको जब भी चिनाब आपके दिमाग में क्लिक करे तो आपको दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट और आपका बगलिहार पावर प्रोजेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, और आगे बात चलें तो आपकी जो गंगा नदी है बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको पद्मा नाम से टर्म किया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र ये जब दोनों मिल जाती है और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, और जो बांग्लादेश के आसपास जो वन फैला हुआ है उस पर जाकर ये सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, बात करें आपका बिहार का शोक एक नदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा विनाश करती है बिहार के अंतर्गत, तो और बहुत ही ज़्यादा वो मार्ग परिवर्तित करती है, मतलब कि अपना जो पाथ है उसमें वो डेविएशन लेकर आती है। तो उस नदी का नाम भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। बॉटम कॉर्नर में देख सकते हैं कोसी नदी। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पूर्वी जो भारत है उससे आपको मिलता है। मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर हम नदियों का एक एक करके बात करेंगे तो महानदी आप देख सकते हैं, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है महानदी इसी डायरेक्शन में। सेकंड गोदावरी नदी का फ्लो, और ये कहाँ पर आकर गिरती है तो ये आप इजी तरीके से देख सकते हैं, ईस्ट में जो बंगाली खाड़ी पड़ती है वहाँ पर ये सारी नदियों का फ्लो क्रम है। इतना आपको इजी तरीके से पता चला। और ट्रिक भी आपको दूँ तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, मतलब कि ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और आपकी गंगा नदी ये सारी की सारी बंगाली खाड़ी में गिरती है। और बात करें तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, इसे आप विशेष तौर पर याद रखें क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी है वो भी आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है, और आपकी जो महानदी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो भी आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है, और जो गंगा नदी है वो भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ बंगाली खाड़ी में गिरने वाला पूरा का पूरा अपतंत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो होप यू लाइक इट। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो चलते हैं आपका जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सबसे पहली नदी का नाम आपको पता होना चाहिए नर्मदा, जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और ताप्ती जो कि कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा व ताप्ती ये दोनों नदियाँ, ठीक है, नर्मदा आपकी एमपी में जो एमपी की पहाड़ियों से निकलती है, और ताप्ती भी आपकी यहीं से निकलती हुई कहाँ पर जाती है तो ये आपकी अरब सागर की तरफ जाती है। तो मध्य भारत से आपने ये चीज़ें सीखने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र लेकर जो भारत में गुजरती हुई नदी है वो आपकी गोदावरी हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ा नदीमुख, जो भी नदीमुख सबसे बड़ा है वो हुगली नदी का है, जिसके किनारे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार का शोक आपका कोसी नदी, मतलब कि बिहार का शोक और उड़ीसा का शोक आपकी ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक की बात करें तो दामोदर नदी। तो ये तीन नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो सबसे बड़ी वह नदी, मतलब कि सबसे बड़ी वह नदी मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा में बहकर पानी बहाकर ले जाती है तो वो ले जाती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, और बात करें तो रिफ्ट वैली से होकर बहती आपकी कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी। और इधर की सारी जो कि पश्चिमी जो सारी नदियां हैं वो आकर के जब अरब सागर में गिरती है तो आप एक ट्रिक के द्वारा इन्हें याद रख सकते हैं, सालुकी माँ, भानुमती, सोजा। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। तो अभी फ़िलहाल तो सा से आप याद रखें सालू, और लू से लूणी, और नर्मदा, ये सारी ताप्ती नदी ये सब इसमें गिरती है आपके अरब सागर में।
और इम्पोर्टेंट, राज्य सरकार के द्वारा आपको नदी जोड़ने की योजना का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पर आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बार पूछा हुआ है और पूछा जाता है। मेनली तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक, तो ये जो फर्स्ट नदी आपकी दिखाई दे रही है सर्कल के अंदर, कोसी नदी, यही होती है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है कि उड़ीसा का शोक तो ब्राह्मणी नदी, और पश्चिम बंगाल का शोक दैट इज दामोदर नदी। तो इस तरह से भी आपको याद होना चाहिए। तो ये था आज पूरा भारत का अफवाह तंत्र। बहुत सारी नदियाँ छूट भी गई है, तो हम पार्ट सेकंड में इनका डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, जो आपको पता है हम हमेशा की तरह लाइव टेस्ट लेकर आते हैं, तो आज आपका लाइव टेस्ट है कौन सा, तो 39 लाइव टेस्ट आप लेकर आया हूँ, और ये सारे कहाँ पर आपको मदद करने वाले हैं, तो राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट में जो भी एक्सपेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हम टेस्ट के थ्रू ही आपका आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले के लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं, तो आप इसी तरीके से अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 से लेकर के 38 तक के सारे लाइव टेस्ट लगा लीजिए। कहीं ना कहीं इन वीडियो से आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है, जो कि 13 सितंबर 2020 है, और राजस्थान हाई कोर्ट 2020 अभी डेट आना बाकी है। पटवारी का आपको पता है नेक्स्ट ईयर 2021 के 28 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो लाइव टेस्ट 39 में आपका हार्दिक अभिनंदन। मूव करते हैं 39 लाइव टेस्ट की तरफ, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ, तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, दिल्ली, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो बताइएगा, देखें। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, राजस्थान। ये काफ़ी बार रिपीटेड है, 1959 के अंतर्गत ये हुआ था, तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है, तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जयपुर, झाडोल, अजमेर, अजमेर। 3 और 4th ऑप्शंस आपका थोड़ा मैच है, तो इसे आप मिस्टेक माने और एलिमिनेट करें। 3 ही ऑप्शन है आपके पास, जयपुर, झाडोल और अजमेर। 3 ऑप्शन में से आपको देना है, तो निम्बार्क संप्रदाय। फास्ट फास्ट फास्ट। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो जयपुर में है, झाडोल में है, अजमेर में है, बताइएगा, देखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, अक्षरधाम मंदिर, किराड़ू मंदिर, आदिश्वर मंदिर और उदय मंदिर। तो बताइएगा, देखें। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूं। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, अक्षरधाम, किराड़ू मंदिर, आदिश्वर मंदिर या उदय मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, किराड़ू मंदिर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, और आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करें और सारे क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, बलवंत सिंह मेहता, सुरेश मेहता, चिमन भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं।
तो बात है यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की, और मेवाड़ प्रजामंडल में भी पहले अध्यक्ष की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, क्या पहले अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के आपके बलवंत सिंह मेहता। और बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की, तो सारे प्रजामंडलों को हम इजी तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ आपका प्रजामंडल दिया हुआ है ग्रीन कलर में, स्थापना वर्ष दिया हुआ है और संस्थापक उनके दिए हुए हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखें। आपका 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो भोगीलाल पांड्या हैं, ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है। बात करें नेक्स्ट ईयर की 1945 में, जो कि 3 ईयर या 3 प्रजामंडल आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। 1945 में आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। बात करें बांसवाड़ा की, तो भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी संस्थापक है, और 1945 में ही आपका प्रतापगढ़ जिसके की संस्थापक है अमृतलाल पाठक। और जैसलमेर को तो मैं हर एग्ज़ाम या हर वीडियो के अंतर्गत बताता रहता हूं, तो जैसलमेर के संस्थापक आपके मीठालाल व्यास हैं। जैसल से आप याद रखें जूस, और जूस क्या होता है, मीठा होता है, तो आप ऐसे भी ऐसे याद रख सकते हैं जैसलमेर, जैसलमेर से जूस, और जूस जो होता है मीठालाल व्यास, ये इसके संस्थापक है। और स्थापना ईयर आप विशेष तौर पर याद रखें, क्योंकि आजकल जो कंपटीशंस है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल पर आने लगे हैं, तो 1945 में ईयर भी आप याद रखें। और 1945 से तो 3 याद रहने चाहिए आपको, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट प्रजामंडल की तरफ मूव करते हैं, तो झालावाड़, जो कि नेक्स्ट ईयर 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा संस्थापना हुई है। तो आप याद, होप यू लाइक इट, आप इस तरह से चीज़ों को याद रखें। 1944 डूंगरपुर, भोगीलाल पांड्या, 45 में आपके 3 जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, जैसलमेर से जूस, जूस से आप मीठालाल व्यास याद रखें। फिर आप नेक्स्ट ईयर पर जाएंगे तो झालावाड़, और झालावाड़ आपका 1946 स्थापना वर्ष है, और इसके संस्थापक जो हैं वो है आपके मांगीलाल भव्य। तो इस तरह से आपको पूरा प्रजामंडल से भी कुछ ना कुछ यहाँ से आपको फायदा हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, चौहान वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो बताइएगा, देखें। फास्ट फास्ट फास्ट। तो आशापुरा माता वंश की कुल देवी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, चौहान वंशों की कुल देवी थी। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर याद रखें। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? तो सूर्यमल जी थे, अबुल फजल थे, चंद बरदाई थे या जैनक थे। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, और आप जब भी आंसर दे पूरा लिखा करें। अगर अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे, तो आपका अगर 4th ऑप्शन है जैनक, तो आप पूरा लिखना, दैट इज जैनक। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको लिखने की हैबिट होगी, और जब आप इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे और तो चीज़ें आपके दिमाग में बेटर तरीके से सेट होगी। ठीक है, चाहे वो आंसर गलत ही क्यों ना हो, तो आप फिर भी लिखा करें। तो अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, अबुल फजल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस जिले का आकार 7 दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज जैसा है, जिसके एक पक्ष की लंबाई 337.96 किलोमीटर है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन अगर मैं रिपीट करूं आपके लिए, तो किस जिले का आकार 7 दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज जैसा है? अब ये इरेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश टर्मों को भी समझा करें, काफ़ी कुछ वहाँ से आपको पता चलता है। तो इरेगुलर पॉलीगन, अब पॉलीगन क्या होता है? तो 7 दिशाओं मतलब कि 7 उसमें साइड्स हैं, और ऐसा पॉलीगन,
ऐसा बहुभुज जो जिसमें कि 7 भुजाएं हैं, ऐसा आपको जिला बताना है जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो 7 भुजाओं वाले बहुभुज को बोला जाता है हेप्टागोन। क्या बोला जाता है? हेप्टागोन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर जैसलमेर, जो कि 7 दिशाओं वाले इरेगुलर पॉलीगन से बना हुआ है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो गोडर्ड कर्नल, सेकंड बात करें तो सर चार्ल्स मेटकॉफ, थर्ड बात करें तो सर सैम्यूल आकमटी, फोर्थ बात करें तो मीर जाफर। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताएगा देखें। और आज क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कम रहने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस किया था अबाउट द अफवाह तंत्र के बारे में। भारत का जो अफवाह तंत्र है, चाहे वो आप महानदी ले लो, चाहे आप नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कोसी नदी, ब्राह्मणी नदी, इस तरह से। तो हम जब शुरुआत में इस तरह से थोड़ा सा टाइम उन पर बिताया है, तो डेफिनेटली इधर थोड़ा सा टाइम और क्वेश्चंस यहाँ पर कम रहने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस ही आज लाइव टेस्ट के थ्रू कर पाएंगे। तो प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गोडर्ड कर्नल, सर चार्ल्स मेटकॉफ, सर सैम्यूल आकमटी और फोर्थ आपका मीर जाफर। ठीक है, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध आप याद रखें कब, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आपका 1757। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 100 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी। इस तरह से आप इस चीज़ों को याद रखें। ठीक है, मूव करें तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो इजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड स्टेट जो आते हैं उनमें कहीं ना कहीं, या जिनमें लिटरेसी कम है, या जिनमें लिंग अनुपात की, या जिसमें भ्रष्टाचार की, या थोड़ा सा गरीबी लेवल जिसमें ज़्यादा है, तो किस स्टेट का नाम आता है? तो डेफिनेटली महिला साक्षरता की जो लो लेवल है वो भी उसी राज्य के अंतर्गत रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप इजी तरीके से थोड़ा सा अंदाजा भी आप लगा पाए होंगे, तो शायद मेरे हिसाब से या करेक्ट कर पाए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो भारत किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम? दैट इज बिहार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, मूव करें तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। आपके फर्स्ट प्रताप सिंह बारट, सेकंड भोगीलाल पांड्या, थर्ड राम नारायण चौधरी और फोर्थ आपका माणिक्यलाल वर्मा। तो फास्ट 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना के संस्थापक आपको बताना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब हम 1 साल बाद वाले 19 से 1945 की अगर हम बात करें, तो 1945 में आपके जैसलमेर प्रजामंडल के जो संस्थापक मैंने बताए थे आपके कौन थे? तो मीठालाल व्यास। और साथ ही और कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना 1945 में हुई थी? तो वो थे आपके प्रतापगढ़। बात आई यहाँ पर 1944 की, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो ये था लाइव टेस्ट आपका 39। मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही है कि तो सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं चीज़ें और इजी तरीके से, अच्छे तरीके से एनालिसिस कर आपके लिए लेकर आता हूँ। सो वीडियो को जितना भी हो सके आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर एजुकेशनल ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और
जब आप शेयर करेंगे तो उस स्टूडेंट तक को आपको शेयर करना है जिसको इसकी बेसिक नीड है। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे भी आप प्रेस कर ले, ताकि आपको तुरंत टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलने वाली है। और अगर आपने 1 से लेकर 38 तक के लैब टेस्ट नहीं देखे हैं तो इजी तरीके से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से 1 बाय 1 स्टेप से आप यहां तक आइए, आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलने वाली है। ये रियल और ऑथेंटिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट 40 लैब टेस्ट के साथ।